गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्लियर है। आज हम देखेंगे ऑर्थोगोनल, वर्ड लगा रखा है इसके आगे ऑर्थोगोनल, क्लियर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो देखो जो कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें हमारे पास तीन कर्व थे, u1 कर्व, u2 कर्व एंड u3 कर्व। तीन कर्व होते थे। जो ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें थ्री कर्व होते हैं और ये जो थ्री कर्व होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर परपेंडिकुलर होते हैं। ये मीन्स सपोज ये ओरिजन फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड थर्ड कर्व। सपोज u1 कर्व, दिस u2 कर्व एंड थर्ड वन इज u3 कर्व। और ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब u1 कर्व और u2 कर्व के यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस बन रहा था, कर्व सरफेस बनता है हमारे पास। कौन सा सरफेस बनता है, कर्व सरफेस बनता है। ये जो कर्व सरफेस होता है उसकी जो हमने नाम दिया था वो क्या दिया था, u1 कर्व और u2 कर्व के यहाँ पर मिड में बन रहा था, इसे बोल रहे हैं हम u3 कर्व सरफेस बोलते हैं, u3 कर्व सरफेस। ऐसे ही ये u2 कर्व, u3 कर्व, u2 और u3 कर्व के मिड में यहाँ पर जो सरफेस बन रहा है, ये सरफेस बन रहा है, इस सरफेस को, कर्व सरफेस को क्या कहते हैं हम, u3 और u2 कर्व है ना, इसे बोलते हैं u1 सरफेस बोलते हैं, क्लियर है। और ये u3 कर्व है और ये u1 कर्व है। इस यहाँ पर जो सरफेस बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, u1 और u3। यहाँ होगा क्या, u2 कर्व सरफेस बोलते हैं। और ये जो तीनों सरफेस हैं अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, ये u1 की वैल्यू होती थी u1 इज इक्वल टू c1, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, u2 इज इक्वल टू c2, u3 इज इक्वल टू c3, ठीक है। तो इनकी कोई ना कोई वैल्यूज होती है। और ये तीनों सरफेस अगर परपेंडिकुलर हमने कर दिए, ठीक है, ये तीनों सरफेस, ये जो थ्री सरफेस है ये अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो, इफ ऑल दी थ्री कर्व सरफेस, if all the three curve surface कौन सी है, u3, u1 एंड u2, ठीक है। लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू c1, क्या है, वैल्यू होती है जैसे x y z हम पढ़ते थे 2 3 4, ऐसे u1 u2 u3 की वैल्यू होती है, इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। u1 is equal to c1, u2 is equal to c2, three curve surface, and third one is u3 is equal to c3 of the curve linear coordinate frame are perpendicular, coordinate frame are perpendicular, ये तीनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है, टू ईच अदर, perpendicular to each other, then frame is called orthogonal curvilinear coordinate system, कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट फ्रेम या सिस्टम, है ना। अब
इसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, कुछ टर्म्स निकालने वाले हैं। किसके लिए? ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखना है हमें। तो इसको आप रफ कर देते हैं क्योंकि इसके बाद डेरिवेशन टाइप सा है थोड़ा। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, देखो इसको भी हम समझने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड। इसमें अगर कोई पॉइंट है हमारे पास P, इसमें अगर कोई पॉइंट है P, तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताते थे? बताओ। इसकी पोजीशन हम एक सेट से देते थे, x, y, z से। x, y, z 2, 3, 4 मीन्स x अक्ष पर ये पॉइंट 2 पर है, y एक्सिस पर ये पॉइंट 3 पर है और z एक्सिस पर पॉइंट 4 पर है। यानी पॉइंट P की पोजीशन हम बताते थे विद द हेल्प ऑफ x, y, z। किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं? हमारे पास 3 कर्व होते हैं, u1 कर्व, सेकेंड वन इज u2 कर्व एंड थर्ड वन इज u3 कर्व। u1, u2 और u3 कर्व। अब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट क्या है? P है। तो इस पॉइंट P की जो पोजीशन है ना वो हम किस सेट से देंगे? u1, u2 एंड u3 से। किससे देने वाले हैं? u1, u2 और u3 से। u1, u2, u3 सपोज दैट 2, 3, 4, यानी u1 जो कर्व है उस पर इसकी पोजीशन 2, u2 कर्व जो है उस पर पोजीशन 3, u3 कर्व जो है उस पर पोजीशन 4। ठीक है, फील करना किससे रिलेटेड कर रहा हूं मैं, इससे किससे जोड़कर देख रहा हूं मैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब इस पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर देखते थे, वो क्या होता था? वेक्टर R। और ये जो वेक्टर R होता था वो किसके इक्वल होता था? याद करो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के इक्वल होता था, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, क्या R वेक्टर, वो क्या होगा? u1, u2, u3 के टर्म्स में होगा। क्लियर है? ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यही बात करना है, यही समझा रहा हूं मैं, क्या कि सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्टेन पॉइंट, ये पॉइंट P हो सकता है, इन कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो वेक्टर R है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? u1, u2 एंड u3 पर। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? u1, u2, u3 होंगे। वहां क्या होते थे? x, y, z होते थे। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर R होगा ना, वेक्टर R, ये किसका फंक्शन होगा? यहाँ ये R किस पर डिपेंड कर रहा था? आया कुछ बात याद? यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा था? देखो, x पर, y पर और z पर। इस कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस पर डिपेंड करेगा? u1, u2 एंड u3 पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर R होता है इन कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। u1, u2 एंड u3। क्लियर है? और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो अब अपने जो माइंड में है ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, पॉइंट पी किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स किसकी टर्म में होंगे, u1 u2 u3 कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में होते हैं ना। तो r वेक्टर इज इक्वल टू f u1 u2 एंड u3। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसका, ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट का। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा बताओ, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3 एंड देन हम क्या लिख सकते हैं, करली, ठीक है, पार्शियली में क्या लिखते हैं, करली आर अपॉन u1 u2 u3 डेल u1, करली u1, करली को आई डिनोट मैं बोल देता हूँ कई बार क्या, डेल, तो वो करली है ना हमेशा, डेल आर अपॉन डेल u1 इंटू डी u1, डेल आर अपॉन डेल u1 इंटू डी u1 और प्लस अब आर u2 पर भी डिपेंड है तो डेल आर यानी करली आर अपॉन करली u2 इंटू डी u2 प्लस u3 करली आर किस पर भी डिपेंड है, u3 इंटू डी u3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डी आर किसके इक्वल होता था, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ऐसा कुछ होता था ना। तो हमें यहाँ पर मिल गया डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डेल आर यानी करली आर अपॉन करली u1 इंटू डी u1। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन को। अब जब हम इसे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिए है ना। इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं ना वो देखते हैं बेस वेक्टर। ये बेस वेक्टर्स क्या है, ये बेस वेक्टर क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में इसको देखो आप, ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन हो रहा है डेल आर अपॉन डेल u1, इसको देखो डेल आर अपॉन डेल u2, इसको भी हमें देखना है डेल आर अपॉन डेल u3। इसमें क्या है, क्या चीज़ हो रही है, देखो इसमें इसका फेस देखो, इसमें इसने बोल दिया इस तरीके का हूँ, इसने बोला मैं इस तरीके का हूँ, और इसने बोला इस तरीके का हूँ, यानी 1 2 3 का अंतर आ रहा है। डिफरेंस किस चीज़ का है, 1 2 एंड 3 का। तो इसको हम बेस बना लेते हैं, इसको हम, और यहाँ वेक्टर है तो ऊपर तो सेम है, न्यूमरेटर में क्या है सेम है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 आ रहा है, तो हम इसको बेस बना लेते हैं क्या, कि डेल आर अपॉन डेल u, और नीचे मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में क्या, i, डेल आर अपॉन डेल यू आई। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, आर कोल्ड, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स, क्लियर है। और डिस्क्राइब एज बी आई वेक्टर मीन्स इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसी को ही बोलते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, बी आई वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई एंड दिस इज कॉल्ड बेस वेक्टर। ये टर्म ध्यान रखना, बहुत काम में आने वाला आगे कि बेस वेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो बी आई वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई,
और एक कहानी और, आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 2 3 होने वाली है। 1 रखोगे भैया ये बन रहा है, 2 रखोगे ये बन रहा है, 3 रखोगे ये बन रहा है, और कहानी खत्म किसकी, बेस वेक्टर की। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब देखो ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ, इक्वेशन सेकंड है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखना डी आर वैक्टर है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है सर, डी आर वैक्टर। ये जो डेल आर अपॉन डेल यू वन है, यहाँ देखो आई की वैल्यू 1 रखो आप, डेल आर अपॉन डेल यू वन बी वन बी वन बी वन बी वन, यानी इसकी जगह हम बी वन लिख सकते हैं। 3 है ना, 1 2 3, आई की वैल्यू 1 रखो, डेल आर अपॉन डेल यू वन को बी वन लिख सकते हैं। तो इस ये बनेगा बी वन वैक्टर, और ये डी यू वन प्लस इसे बी टू वैक्टर। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ना, ध्यान से सुनना है बस। बी वन और इनटू क्या, डी यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू टू बी टू। अब 3 है, 3 बनेगा तो क्या बनेगा, बी थ्री वैक्टर एंड डी यू थ्री, इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर ली, इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर। क्लियर है। अब जब बेस वेक्टर में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं स्केल फैक्टर्स, है ना। ये क्या आ गया सर, अरे बहुत ही अच्छी बात है। देखो स्केल वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर। आई बात याद, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे भी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर इज कॉल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर इज कॉल्ड क्या, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस 6j कैप, है ना। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। हम उसमें से क्या करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं इसमें से, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें से क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका आई कैप का जो कॉफिशेंट है इसका स्क्वायर करो, जे कैप का जो कॉफिशेंट है इसका स्क्वायर करो, और ये के कैप का जो कॉफिशेंट है ना इसका भी स्क्वायर कर दो, और ये क्या निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। डायरेक्शन गई भाई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर निकालना है, बेस वेक्टर ये है बी आई वेक्टर, है या नहीं है, ये बी आई वेक्टर जो कि बेस वेक्टर है, इसका आप क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं ना, और ये बी आई वेक्टर इसके भी इक्वल है, किसके, डेल आर अपॉन डेल यू आई के। तो डेल आर अपॉन डेल यू आई के भी इक्वल है, और इसको भी ऐसे लिख देते हैं। केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो जो ऐसे निकलता है, इसको मैं किसके इक्वल लिख देता हूँ, एच आई। ये जो मैग्नीट्यूड होता है एच आई इस वेक्टर का, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, स्केल फैक्टर बोलते हैं। बहुत इजी है, रटा दिया आपको मैंने, मुझे पता है। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, होते थे या नहीं होते थे, ठीक है। ये ओरिजिन होता था। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता था, आई कैप, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज में लेते थे, वो क्या था, जे कैप। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप।
होता था या नहीं होता था? ठीक है। अब हम कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। 3 कर्व्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होता है, ये ओरिजिन होता है। इसमें ये U1 है, ये U2 कर्व है, ये U3 कर्व है। अब ये जो कर्व होते हैं ना, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर भी किसको यूज़ में लेते हैं? यूनिट वेक्टर्स को। सपोज मैंने यहाँ U1 के लिए लिया E1 कैप, U2 के लिए E2 कैप और U3 के लिए E3 कैप। यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। तो बेस वेक्टर जो होता है ना, ये जो बेस वेक्टर होता है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ जो ये जो बेस वेक्टर है, इफ यूनिट वेक्टर ई आई कैप अलोंग, ठीक है, किसके लिए देख रहे हैं? बेस वेक्टर के लिए। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेस वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेस वेक्टर। बेस वेक्टर फिर कह रहा हूं क्या है? बेस वेक्टर है क्या? व्हाट इज बेस वेक्टर? बेस वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो, इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी आई वेक्टर, है ना। अब बेस वेक्टर जो होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी या नहीं होगी? ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है इसमें क्या? डायरेक्शन। तभी ये क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। बुढ़े हो गए हम पढ़ पढ़ के, ये तो है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बी आई इज अ वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड जो है ना बेस वेक्टर का, वो स्केल फैक्टर कहलाता है, यानी बी आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एच आई है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो मैं लिख देता हूँ एच आई, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया एच आई, और फिर इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, मैंने क्या यूज में लिया है? ई आई कैप। तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बी आई वेक्टर इज इक्वल टू एच आई इंटू ई आई कैप। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। क्लियर है? इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं हम? 5 लिख सकते हैं। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई, तो इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन थी हमारे पास। कौन सी? इक्वेशन नंबर चेक करो 4। इक्वेशन नंबर 4 ये रही। इसमें वैल्यू रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 4 डी आर वेक्टर इज इक्वल टू b1। b1 की वैल्यू यहाँ से बनाओ, b1 h1 e1, ठीक है। और u1 जो कर्व था उसकी डायरेक्शन में है ये, u2 की में e2 कैप, यानी ये भी यूनिट वेक्टर है ना तीनों की डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा? b1 की जगह h1 और e1 कैप। मैं क्या करता हूँ, पहले e1 कैप लिख लिया, फिर h1 इंटू du1। एक ही बात है ना। क्या करा हमने? b1 इज इक्वल टू h1 e1 कैप। तो e1 कैप h1 b1 की प्लेस पर लिख दिया और इंटू du1 प्लस, इसके बाद b2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? b2 वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ बनेगा e2 कैप, 2 रख दो, ये बनेगा h2 और यहाँ du2 हो रहा है। b2 की तो वैल्यू रखी है, du2 है, du2 प्लस थर्ड वन इज e3, 3 रख दो, e3 h3 du3। इक्वेशन 6 क्लियर है? यहाँ तक हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 3 तक। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ताकि ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को
ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकें, है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा समझना कि जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें 3 कर्व्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ये U1 कर्व, ओ बहुत ही अच्छा। सेकेंड वन इज, अच्छा नहीं बना, जब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक हम बनाते रहेंगे। ऐसे बनाते हैं देखो, U1 कर्व, 3 कर्व, और ये कर्व क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये U2 कर्व और ये थर्ड वन इज U3 कर्व। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले एक एक जो फाइंड आउट करने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं। यहाँ तक काम हो गया, इसको हम रफ करते हैं, कर देते हैं। चलो, इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट फाइंड आउट करने वाले कि लाइन एलिमेंट क्या होता है। आपको ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये U1 कर्व है ना, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, स्मॉल हो। सपोज कीजिए जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड, और ये dx dy dz ऐसे बनाते थे हम, एक शेप बनाते थे, ये dx dy और dz, यानी x अक्ष की डिस्टेंस स्मॉल, y अक्ष और z अक्ष, ऐसे dx dy एंड dz। तो ये जो कर्व होता है ना, इस लाइन में भी हम क्या निकालते हैं, लाइन एलिमेंट स्मॉल पार्ट। सपोज कीजिए ये जो लंबाई है वो dl1 है, dl1, ये U2 जो है ये dl2 है, और ये U3 कर्व जो है इसकी जो लेंथ है ना वो dl3 है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, dl1, dl2 एंड dl3, इनकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं देखो, लाइन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, the magnitude of dr vector, the magnitude of dr vector is called line element, is called line element. The magnitude of dr vector is called line element. So line element is denoted dr vector magnitude, यानी dr वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लें तो वो लाइन एलिमेंट होगा। यहाँ कितने लाइन एलिमेंट है U1 कर्व पर, ये जो लेंथ है dl1, ये जो लेंथ है dl2, और ये जो लेंथ है dl3, और ये हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल लेंथ है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, देखो dl1 dl2 dl3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dl स्क्वायर करा तो इसका ये मैग्नीट्यूड है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये इसमें क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। अब आपने वेक्टर में पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है ना, वो उनका डॉट करा दो आप। कौन सा प्रोडक्ट करा दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर की वैल्यू हम इक्वेशन 6 से ले सकते हैं यूज में। क्या होती है, E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2
plus E3 H3 and Du3 and dot, second one is dr vector, so value is E1 H1 Du1 plus E2 H2 Du2 plus E3 H3 Du3. In Cartesian coordinate system, we know that x-axis unit vector I cap, y-axis unit vector j cap, and z-axis unit vector k cap. And also find out I cap dot I cap is equal to 1, j cap dot j cap is equal to 1, and k cap dot k cap is equal to 1. In curvilinear coordinate system, there are three unit vectors. First one is E1 cap, U1 curve according, E2 cap and E3 cap. These are perpendicular to each other. सो वही कंडीशन फॉलो होगी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो हो रही थी। क्या यहाँ पर भी E1 कैप डॉट E1 कैप इज इक्वल टू 1 होगा, E2 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल टू 1 एंड E3 कैप डॉट E3 कैप इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सोल्व करते हैं। DL स्क्वायर इज इक्वल टू E1 कैप वाले को E1 कैप से डॉट प्रोडक्ट करो, E1 कैप डॉट E1 कैप 1 हो जाएगा और H1 DU1 इससे स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस E2 कैप को E2 कैप से डॉट प्रोडक्ट कराना है तो 1 हो जाएगा E2 कैप डॉट E2 कैप, और ये इसका स्क्वायर बन रहा है H2 स्क्वायर इंटू DU2 स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो सिमिलरली H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। ये टर्म बन गई हमारे पास इक्वेशन 7 डिनोटेड। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 7 डिनोट कर दिया। अब आगे समझना है इसमें। इतना जब हम कर लेते हैं, DL स्क्वायर निकाल लेते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं U1 कर्व एट U1 कर्व। जब हम U1 कर्व की बात करते हैं ना, U1 कर्व की बात करते हैं तो U2 और U3 से तो मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल इसी की बात कर रहे हैं इस लाइन की। तो U1 कर्व मीन्स U2 कांस्टेंट है, उसकी बात नहीं हो रही है। U3 भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, इनकी तो बात हो ही नहीं रही है। किसकी? केवल U1 वाले की। तो ये जो DL है ना, अगर हम U1 कर्व की बात कर रहे हैं तो इसको DL1 लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, U2 हटाना पड़ेगा और U3 हटाना पड़ेगा। ये दोनों अगर हम छोड़ते हैं तो क्या बनेगा, DL1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो DL1 इज इक्वल टू H1 DU1। मीन्स ये जो हमारे पास लाइन एलिमेंट आया है, ये जो लेंथ आई है वो किसके इक्वल होगी, H1 DU1 के इक्वल होगी। सिमिलरली अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सेम लिख सकते हैं। DL2 क्या होगा, जब 1 1 में 1 1 था तो दूसरे में कहानी होगी H2 इंटू DU2, तो DL2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, H2 इंटू DU2 होने वाला है। फिर DL3 क्या होगा भाई, DL3 भी यही होगा S3 इंटू DU3, तो यहाँ आएगा S3 इंटू DU3। तो ये जो DL1 DL2 D3 है, ये जो लाइन एलिमेंट है, ये इनकी वैल्यू को हम क्या कर जाएंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, इसमें फाइंड आउट जो करते हैं ना, वो फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट को फाइंड आउट करने से पहले जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक क्यूब या क्यूबिक की बात करते थे ना, इसमें
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस होती है ना। अब इसके आगे एक सरफेस रख दो, ये नीचे है, इसके ऊपर एक सरफेस रख दो, इसके यहाँ एक सरफेस, तो ये शेप बन जाती है ये। ठीक है, ये शेप बन जाती है पैरेललेपिपेड की। यानी इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे, फिर इसमें 6 फेसेस हो जाते हैं। सेम इसमें होंगे, बस इसमें किससे मिलकर होंगे, ये कर्व से। इसमें प्लेन सरफेस से, इसमें कर्व सरफेस से। ऐसा बनेगा, ऐसा ये। इसका वॉल्यूम निकालना है। इसकी लेंथ हम निकाल चुके हैं, dl1, ये dl2 एंड सपोज dl3। क्लियर है। अब अगर लेंथ निकाल चुके हैं तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड क्या आएगा, वॉल्यूम dv इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, अच्छा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये dx, ये dy और ये dz होता था, तो dv इज इक्वल टू dx dy और dz। लेंथ, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तो यहाँ पर भी कर दो, dl1, dl2 एंड dl3, dv इज इक्वल टू, dl1 की वैल्यू क्या है, h1 du1, h1 du1, h2 du2, h3 du3 और dv इज इक्वल टू h1 h2 h3 एंड du1 du2 एंड du3 बन जाएगा। ये क्या निकल आया, वॉल्यूम एलिमेंट। इसके बाद हम लास्ट निकालते हैं इसमें सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट देखना, सरफेस एलिमेंट कैसे निकलता है। ये u1 कर्व है और u2 कर्व है। ये जो कर्व सरफेस बन रहे हैं ना इनके बीच में, ये 1 और u3, इस सरफेस को हम क्या बोलते थे, u3 बोलते थे। तो इसका जो हमारे पास एरिया आएगा ना, उसको हम डिनोट करते हैं ds3 से। इस सरफेस का एरिया जो आएगा ds3 आएगा। अच्छा, इसका एरिया क्या आएगा, ये किस में है, ये किस में है हमारे पास, u2 कर्व एंड दिस इज u3 कर्व, और ये सरफेस बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं u1। और इसका जो हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ से निकालते थे ना हम, जैसे इसका नहीं निकालते क्या, ये x है y है, कैसे निकलता है ये एरिया, x इंटू वाई से निकलता है। तो इसका जो एरिया आएगा उसको हम डिनोट करते हैं, ये u2 और u3 के मिड में, इसे हम ds2 से, और ये u3 है, u1 है। ये जो एरिया आएगा, इस सरफेस का जो एरिया आएगा वो हम डिनोट करते हैं किससे, d, ये u1 और u3 है, इसे ds2, और ये u2 और u3 है, तो इसे ds1। दो के अलावा जो तीसरा होता है ना, उससे डिनोट करते हैं। तो अब इसका आपको एरिया निकालना है, ये जो सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस का जो एरिया होता है ना, वही सरफेस एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो, सरफेस एलिमेंट मेड बाय, अब देखो ये लेंथ कितनी है dl1 और ये लेंथ कितनी है, अभी अभी निकाला है u2 पर, dl2, dl1 एंड dl2 क्या होगा बताओ, dl1 और dl2 से ds3 बन रहा है, ds3 बन रहा है, क्या होगा ds3 होगा dl1 इंटू dl2। जैसे x इंटू वाई करते थे तो ये एरिया निकल जाता था, ऐसे ही ये जब निकालेंगे ये वाला,
तो dl1 को dl2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ds3 इज इक्वल टू dl1 की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर चुके हैं, h1 du1 और dl2 की वैल्यू क्या है h2 du2। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ds2। बताओ ds2 क्या होगा, ये ds2 ये है u1 और u3। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना लेंथ को इसका हाइट से, तो ये जो है हमारे पास वो कितनी है u1 और ये u3 पर है, तो ये है dl1 और ये क्या है dl3। इन दोनों से क्या बन रहा है, ये सरफेस ds2, तो ds2 की वैल्यू क्या होगी h1 du1 एंड h3 du3 होगी। और इसी सिमिलरली ds1 निकाल लो, ds1 कहाँ है, ये एरिया, ये u2 और ये u3, ये बन रहा है हमारे पास सरफेस, इसका एरिया निकालो u2 u3, यानी कि u2 को कौन सी लेंथ से डिनोट करते थे dl2 और u3 को dl3 du2 और इसे मल्टीप्लाई कर लो, h2 du2 होती है dl2 की वैल्यू और dl3 की वैल्यू h3 du3। तो इस तरीके से हम इसमें जितनी भी टर्म्स आती हैं, जो जो चीज़ें फाइंड आउट होती है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।